सुहाग रात एक पिशाच के साथ। लोग कहते हैं कि शादी के बाद विदाई में दुल्हन इसलिए रोती है क्योंकि वह अपना मायका छोड़ रही होती है। लेकिन उस रात जब लाल जोड़े में सजी राधिका की कार काली कोठी की तरफ बढ़ रही थी तो उसकी आंखें आंसू नहीं बल्कि खून के कसूते रो रही थीं। उसके दिल के किसी कोने से एक चीख गूंज रही थी कि वह अपनी ससुराल नहीं बल्कि सीधे मौत के मुंह में जा रही है। उसे नहीं पता था कि जिस मांग में आज सिंदूर भरा गया है उसी मांग से आज रात कोई उसका ताज़ा खून पीने वाला है। हवेली का बुलावा, लाल जोड़ा, हाथों में खनकती चूड़ियां और चेहरे पर लगा गाढ़ा सिंदूर। किसी भी दुल्हन के लिए यह जीवन का सबसे खूबसूरत दिन होता है, लेकिन राधिका के लिए यह एक ऐसे दुस्वप्न की शुरुआत थी जिससे जागना मुमकिन नहीं था। राधिका का विवाह दिग्विजय सिंह से हुआ था। दिग्विजय एक ऐसा पुरुष जो दिखने में किसी ग्रीक देवता की तरह सुंदर, बेहद रईस और बेहद रहस्यमयी था। वह शहर की चकाचौंध से दूर पहाड़ों के बीच स्थित एक सदियों पुरानी काली कोठी नाम की हवेली में रहता था। राधिका के गरीब परिवार के लिए दिग्विजय का प्रस्ताव किसी चमत्कार जैसा था, इसलिए उन्होंने बिना सोचे समझे शादी के लिए हां कर दी। हम पहुंच गए राधिका, दिग्विजय की ठंडी भारी आवाज कार के सन्नाटे को चीरते हुए गूंजी। राधिका ने घूंघट के अंदर से बाहर देखा। सामने काली कोठी खड़ी थी। घने काले बादलों ने चांद को पूरी तरह निगल लिया था। हवेली के चारों ओर सूखे पेड़ों की टहनियां हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई कंकाल अपनी उंगलियों से आसमान को नोच रहा हो। अजीब बात यह थी कि इतनी बड़ी शादी के बाद भी हवेली में कोई रोशनाई नहीं थी, न कोई मेहमान, न शहनाई। सिर्फ सन्नाटा था, एक ऐसा सन्नाटा जो कानों में चीख रहा था। यहां कोई नौकर चाकर नहीं है क्या? राधिका ने झिझकते हुए पूछा। उसकी आवाज डर के मारे कांप रही थी। मुझे अपनी निजी जिंदगी में इंसानों का दखल पसंद नहीं। दिग्विजय ने मुड़कर देखा। उसकी आंखों में इस पल एक अजीब सी लाल चमक थी जो पलक झपकते ही गायब हो गई। उसने राधिका का हाथ थामा। उसका हाथ, वह सामान्य रूप से ठंडा नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो राधिका ने किसी बर्फ की सिल्ली को या किसी लाश के हाथ को छू लिया हो। भाग 2, अंधेरे का स्वागत। हवेली के भीतर कदम रखते ही राधिका को भारी सड़ी हुई गंध आई, जैसे कोई चीज सालों से अंदर ही अंदर सड़ रही हो। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स टंगी थीं जिनमें बने लोगों के चेहरे विकृत और खौफनाक थे। ऐसा लगता था कि उन पेंटिंग्स की आंखें राधिका का पीछा कर रही हैं। यह तुम्हारा नया घर है प्रिय, और आज हमारी सुहाग रात है, दिग्विजय ने उसके कान के पास फुसफुसाया। उसकी सांसें। राधिका को महसूस हुआ कि दिग्विजय की कोई सांस ही नहीं थी। जब वह बोल रहा था तो हवा में कोई गर्माहट नहीं थी। दिग्विजय उसे लेकर मुख्य शयन कक्ष की ओर बढ़ा। कमरा बहुत बड़ा था। बीचों बीच एक विशाल बिस्तर था जिस पर लाल मखमली चादर बिछी थी। कमरे के कोनों में केवल मोमबत्तियां जल रही थीं जो दीवारों पर लंबी डरावनी परछाइयां बना रही थीं। तुम यहां बैठो, मैं जरा आचमन करके आता हूं, दिग्विजय ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा और कमरे से लगे एक अंधेरे गलियारे की तरफ चला गया। राधिका बिस्तर पर बैठ गई। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे अपनी ही छाती में हथौड़े चलने का एहसास हो रहा था। कमरे का तापमान लगातार गिर रहा था। हवा इतनी ठंडी हो चुकी थी कि राधिका के मुंह से भाप निकलने लगी। तभी उसे बिस्तर के नीचे से कुछ सरकने की आवाज आई। खिसट, खिसट। उसने हिम्मत जुटाकर नीचे झांका। वहां कुछ नहीं था सिवाय घने अंधेरे के। लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर ऊपर उठाया, उसकी नजर कमरे के बड़े से शीशे पर पड़ी। शीशे में जो उसने देखा
उससे उसका खून जम गया। कमरे में मोमबत्तियां जल रही थीं, बिस्तर था, वह खुद बैठी थी, लेकिन शीशे में दिग्विजय की कोई परछाई नहीं थी। वह गलियारे से वापस आ रहा था। राधिका उसे सीधे देख सकती थी, लेकिन दर्पण में उसका कोई अस्तित्व। भाग 3। घूंघट उठा, शैतान जागा। क्या देख रही हो राधिका? दिग्विजय की आवाज अब पहले जैसी नहीं थी। वह भारी, गूंजती हुई और भयानक हो चुकी थी। राधिका ने धीरे से मुड़कर देखा। दिग्विजय उसके सामने खड़ा था। उसने शेरवानी उतार दी थी। उसका शरीर सामान्य इंसानों जैसा गोरा नहीं, बल्कि एक सड़ती हुई लाश की तरह नीला सफेद पड़ चुका था। उसकी छाती पर नसें काले रंग की होकर उभर आई थीं, जिनमें खून नहीं, कोई काला गाढ़ा तरल बह रहा था। तुम कौन हो? तुम इंसान नहीं हो। राधिका बिस्तर पर पीछे की तरफ खिसकने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इंसान? नश्वर? कमजोर? दिग्विजय खिलखिलाकर हंसा। उसकी हंसी कमरे की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, राधिका की चीख निकल गई। उसके ऊपर और नीचे के 4 दांत सामान्य से 3 गुना लंबे, नुकीले और खंजर जैसे थे। उसकी आंखें पूरी तरह से कोयले जैसी काली हो चुकी थीं और पुतलियों की जगह लाल अंगारे दहक रहे थे। मैं इस धरती का सबसे पुराना सच हूं, राधिका। मैं पिशाच हूं और आज हमारी शादी की रात तुम्हारी रगों में दौड़ता हुआ यह गर्म, शुद्ध खून मेरा अमृता का जाम बनेगा। दिग्विजय ने हवा में छलांग लगाई। वह किसी इंसान की तरह नहीं कूदा, बल्कि एक चमगादड़ की तरह उड़ते हुए सीधे बिस्तर पर आ गिरा। उसने राधिका के दोनों हाथों को अपनी लोहे जैसी उंगलियों से दबोच लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि राधिका की कलाई की हड्डियां चटकने लगीं। भाग 4। खूनी सुहागरात। छोड़ो मुझे, कोई बचाओ, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। राधिका चीखी। यहां कोई भगवान नहीं आता राधिका। इस कोठी की सीमा के अंदर सिर्फ मेरा साम्राज्य है। दिग्विजय ने अपना मुंह उसके गले के पास लाया। उसकी लार राधिका की गर्दन पर गिरी, जो तेजाब की तरह जल रही थी। पिशाच ने अपनी नुकीली जीभ से राधिका की गर्दन की नस को छुआ। राधिका डर और दर्द से तड़प उठी। तभी पिशाच ने अपने खंजर जैसे दांत राधिका की गर्दन में गाड़ दिए। छटपट, एक भयानक दर्द राधिका के पूरे शरीर में दौड़ गया। उसे महसूस हुआ कि उसका जीवन, उसकी ऊर्जा, उसका खून बहुत तेजी से खींचकर उस राक्षस के मुंह में जा रहा है। दिग्विजय गहरी सांसें लेते हुए उसका खून पी रहा था और हर घूंट के साथ उसका नीला शरीर फिर से जीवंत और गुलाबी होने लगा था। लेकिन राधिका मरना नहीं चाहती थी। जिंदगी की आखिरी उम्मीद में उसने अपना पैर पूरी ताकत से हिलाया और बेड साइड टेबल पर रखे भारी पीतल के दिए को लात मार दी। दिया सीधे जलती हुई मोमबत्ती पर गिरा और कमरे के भारी पर्दों ने आग पकड़ ली। भाग 5। आग और अंत की शुरुआत। आग की लपटें देखते ही दिग्विजय झटके से पीछे हटा। उसकी आंखों में खौफ था। आग नहीं, वह चीखा। पिशाच आग से घृणा करते थे। गले से बहते खून को हाथ से दबाते हुए राधिका बिस्तर से उतरी और दरवाजे की तरफ भागी। लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। कमरे में धुआं भर रहा था और दिग्विजय गुस्से में दहाड़ रहा था। उसकी त्वचा आग की गर्मी से झुलसने लगी थी और वह और भी विकृत, भयानक कंकाल जैसा दिखने लगा था। तुम मुझसे नहीं भाग सकती, वह राधिका की तरफ झपटा।
राधिका ने पास पड़ी एक जलती हुई लकड़ी की कुर्सी उठाई और पूरी ताकत से दिग्विजय के मुंह पर दे मारी। आग लगते ही दिग्विजय की चीखें पूरी हवेली में गूंज उठीं। वह फर्श पर गिरकर तड़पने लगा। राधिका ने कमरे की खिड़की के भारी शीशे पर एक लोहे का शोपीस मारा। शीशा टूट गया। बाहर गहरी खाई थी, लेकिन नीचे घनी झाड़ियां थीं। पीछे मुड़कर देखने पर उसने देखा कि दिग्विजय आग की लपटों में घिरा हुआ रेंगते हुए उसकी तरफ आ रहा था। उसकी आंखें अब भी खून की प्यासी थीं। बिना सोचे राधिका ने खिड़की से बाहर अंधेरी खाई में छलांग लगा दी। उपसंहार। अगली सुबह कुछ लकड़हारे पहाड़ों के नीचे बेहोश पड़ी राधिका को मिले। उसका पूरा लाल जोड़ा खून और मिट्टी से सना था और उसकी गर्दन पर 2 गहरे काले दांतों के निशान थे। जब पुलिस उस काली कोठी पर पहुंची तो वहां सिर्फ राख का ढेर था। राधिका बच गई, लेकिन वह कभी सामान्य नहीं हो सकी। आज भी हर पूर्णिमा की रात को जब वह शीशे में देखती है तो उसे अपनी परछाई दिखाई नहीं देती और उसकी आंखों के कोने धीरे धीरे लाल होने लगते हैं। पिशाच मर चुका था, लेकिन उसका दंश राधिका को कुछ और ही बना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। डॉक्टर ने राधिका की जान तो बचा ली, लेकिन उसकी आत्मा उस रात उसी बिस्तर पर मर चुकी थी। अब हर रात ठीक 12:05 बजे उसकी सुहागरात के सटीक समय पर राधिका के कमरे का तापमान अचानक 0 से नीचे गिर जाता है। वह शीशे के सामने बैठती है, अपने गले के उन 2 काले निशानों को छूती है और कमरे के सन्नाटे में एक जानी पहचानी ठंडी फुसफुसाहट गूंजती है। तुम चाहे जितना भाग लो राधिका, तुम्हारा आधा खून मेरा है और मेरा आधा अंधेरा तुम्हारा। हम हमेशा के लिए एक हो चुके हैं। और तभी अंधेरे कमरे में राधिका के मुंह से इंसानी मुस्कान नहीं, बल्कि 2 नुकीले दांत बाहर आ जाते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, प्लीज।